शत्रुओं को दरकिनार नहीं कर पाएंगे मोदी भी। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अपने शत्रुओं के बिना जिंदा नहीं रह सकती। शत्रप यानी क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले बड़े नेता। आज जैसे नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी अपराज्य लगती है, वैसे ही 70 के दशक में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कारण अपराज्य थी। 1977 में आपातकाल और संजय गांधी की ज्यादतियों के बदनामी के कारण इंदिरा गांधी खुद भी हार गई थीं, लेकिन 1980 में पार्टी को फिर जिता कर ले आई थी। अगर वह कुछ साल और जिंदा रहती तो कांग्रेस अपराज्य बनी रहती, लेकिन यह इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को मिले रिकॉर्ड तोड़ समर्थन के बावजूद वह उस समर्थन को अपने साथ बनाए नहीं रख सके। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस शत्रप विहीन हो गई थी। राज्यों में करिश्माई नेता नहीं रहे तो कांग्रेस जमीन पर टिक नहीं पाई। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कारण यह था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में ही कांग्रेस के शत्रप इधर उधर बिखरने लगे थे और राजीव गांधी के समय में अनदेखी और तेजी से हुई। जिस पोजीशन में 70 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी है। जब तक मोदी है, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा अपराज्य बनी रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी के रहते ही जैसे प्रदेशों में कांग्रेस हारने लगी थी, वही सिलसिला अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू हो गया है। 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारी थी। पिछले साल हिमाचल प्रदेश हारी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार की अलग बात है। इन तीनों राज्यों में भाजपा कभी भी अपने बूते बहुमत में नहीं आई थी। मोदी जब राष्ट्रीय पटल पर आए तब इन तीनों राज्यों में भाजपा सहयोगियों के साथ सत्ता में थी। मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद भाजपा इन तीनों राज्यों में से एक बार सत्ता से बाहर भी हुई है। मोदी की चतुराई से भाजपा कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटी भी है, लेकिन उधार के समर्थन के साथ बिहार में सत्ता में लौटकर दोबारा सत्ता से बाहर है। अब हम उन 6 राज्यों का विश्लेषण करते हैं जहां भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हम एक श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में भाजपा बिना किसी के समर्थन से अपने बूते पर ही सत्ता में थी। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक को हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा को कभी बहुमत नहीं मिला था और वह अपने सहयोगियों के कारण सत्ता में थी। मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने के पहले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे शत्रप के तौर पर उभर चुके थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शत्रप के तौर पर नहीं उभरे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि रमन सिंह सामान्य वर्ग से हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी बड़े नेता सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए शत्रप के तौर पर किसी के उभरने का संकट पहले भी था, आज भी है। रमन सिंह अपनी पुख्ता जमीन नहीं होने के कारण केंद्र नेतृत्व की कृपा पर भी निर्भर रहे। हालांकि रमेश बैस बेहतर विकल्प हो सकते थे। एससी, एसटी, ओबीसी नेतृत्व के अभाव में भाजपा सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर चलती तो छत्तीसगढ़ बच सकता था, लेकिन भाजपा ने ऐसा सोचा नहीं और 2018 में हार गई। दूसरी तरफ 2014 से 2018 के दौरान मध्य प्रदेश के शत्रप शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की शत्रप वसुंधरा राजे को अस्थिर करने की खबरें आती रही थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटाकर कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने और राजस्थान में वसुंधरा को हटाकर ओम माथुर को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों की खबरें आने लगी थी। इन दोनों ही राज्यों में गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी थी कि भाजपा हार गई और दोनों ही राज्यों में बाहरी समर्थन के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2014 से 2018 के बीच शत्रुओं को अस्थिर करने की गलती को सुधारकर शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो भाजपा मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार दे सकी। 2020 में राजस्थान कांग्रेस में भी बगावत हो रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने का सिग्नल नहीं गया तो कांग्रेस की सरकार बच गई। अब हम दूसरी श्रेणी के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा 2014 में बिना गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई थी, जिसे उसने 2019 में भी बनाए रखा। बिहार में 2020 में गठबंधन के बावजूद बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में वह सहयोगी पार्टी की वजह से बहुमत में थी। दोनों ही राज्यों की सहयोगी पार्टियों ने धोखा दिया तो सत्ता से बाहर हो गई।
महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी शिवसेना को तोड़कर भाजपा दोबारा सत्ता में है और बिहार में पूर्व सहयोगी जेडीयू जुट टूटने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के आखिर तक जेडीयू टूट जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 2 अप्रैल को ही नवादा में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जेडीयू के आधे सांसद भाजपा में आने को तैयार बैठे हैं। कर्नाटक में 2008 से वही हो रहा था जो 2014 से 2018 के बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा था। येदियुरप्पा वहां के क्षत्रप थे। 2008 से वह मुख्यमंत्री थे। 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर जमीन आवंटन की गड़बड़ी के आरोप लगाए गए तो उन्हें पद से हटाना पड़ा। भाजपा ने पहले डीवी सदानंद गौड़ा और फिर जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन क्षत्रप येदियुरप्पा ही थे। इस बीच वह आरोपों से बरी भी हो चुके थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में वह गलती नहीं की जो वह राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर रही थी। भाजपा येदियुरप्पा को सामने रखकर ही चुनाव मैदान में उतरी और 104 सीटें जीतकर पहले नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर रह गई। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन दोनों दलों में दल बदल के कारण 13 महीनों में ही सरकार गिर गई। जुलाई 2019 में जब भाजपा के साथ बहुमत बन चुका था, उस समय अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो सरकार ना बनती ना चलती। जैसे 2017 में भाजपा गोवा में अपने क्षत्रप मनोहर पर्रिकर के कारण सरकार बना सकी थी, ठीक उसी तरह 2019 में कर्नाटक के क्षत्रप येदियुरप्पा के कारण भाजपा दोबारा सत्ता में आ सकी। लेकिन भाजपा ने वही गलती की जिसका एहसास उसे अब विधानसभा चुनाव में हो रहा है। जुलाई 2021 में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि यह बदलाव उन्हें विश्वास में लेकर किया गया, लेकिन भाजपा के क्षत्रप तो येदियुरप्पा ही हैं, बसवराज बोम्मई नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो 75 साल वाला फॉर्मूला बना रखा है वह क्षत्रपों के साथ नहीं चलता। इसलिए मजबूरी में 2022 में येदियुरप्पा को भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाना पड़ा और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के येदियुरप्पा के घर जाकर उनकी मनोबल करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, लेकिन चुनाव की कमान 80 साल की येदियुरप्पा के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ऑब्जर्वर्स।